आज हम और आप जिनसे रूबरू होने जा रहे हैं उनका स्केच कुछ इस तरह है। महिला हैं, पॉलिटिशियन हैं, बहुत तेज तर्रार, दबंग और जोशीले भाषणों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। लोग कहते हैं कि ये जहां भी जाती हैं या तो विवाद इनका इंतजार कर रहे होते हैं या ये विवादों का। काम दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों की मसीहाई के दावे करना और नाम मायावती। बहुजन समाज पार्टी की महासचिव और राज्यसभा सदस्य कुमारी मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में हुआ। उनके पिता प्रभुदास टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। 8 भाई बहनों में मायावती दूसरे स्थान पर आती हैं। मायावती ने 1976 में दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में दाखिला लिया और साथ ही हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगीं। 1977 में कांशीराम के संपर्क में आईं और तभी से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हो गया। स्कूल की नौकरी के साथ साथ वे कांशीराम के साथ सभा सम्मेलनों में आने लगीं। तब कांशीराम ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन नामक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद मायावती ने स्कूल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1984, 85 और 87 में वह क्रमशः उत्तर प्रदेश के कैराना, बिजनौर और हरिद्वार से लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार बनी, लेकिन तीनों बार हार गईं। 1989 के आम चुनाव में मायावती बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी की पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। 1991 में हुए मध्यावधि चुनाव में उन्हें अपनी सीट खोनी पड़ी। इस बीच कांशीराम ने उन्हें पार्टी महासचिव बना दिया। 1994 में वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बनी। फिलहाल मायावती बहुजन समाज पार्टी में कांशीराम के बाद नंबर 2 की हैसियत में हैं। मायावती जी, आपकी आईएएस अफसर बनने की तमन्ना थी, लेकिन आप राजनीति में आकर कहां फंस गई? ऐसा है, मेरे फादर की दिल्ली तमन्ना थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं और गरीब और मजलूमों की सेवा करूं। तो उसी दौरान 1977 में मेरी मुलाकात बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम जी से हुई। तो मान्यवर कांशीराम जी को मैंने कहा कि भाई मैं ये राजनीति और ये समाजवाद के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाली, मैं अपने लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन तो मैं कलेक्टर बनकर करना चाहती हूँ, मैं आईएएस की तैयारी में लग रही हूँ। तो तब मान्यवर कांशीराम जी ने कहा मुझसे कि भाई आप आईएएस बनकर अपने लोगों की सेवा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जिस पार्टी की सरकार होती है तो जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उसके मुताबिक काम करते हैं। जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पर चलता है। तो मैं आपको एक जिले का कलेक्टर नहीं, इतना बड़ा राजनीतिक नेता बनाना चाहता हूँ कि जिले का कलेक्टर आपके सामने फाइल लेकर खड़ा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे मेरे बात की बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन मान्यवर कांशीराम जी की बात समझ में आई। मान्यवर कांशीराम जी ने, उनके साथियों ने मुझे मौका दिया और मैं आज बड़ी नेता भी बनी और आज मैं महसूस कर रही हूँ कि आईएएस ऑफिसर आज मेरे सामने फाइल लेकर खड़े रहते हैं। आप कहती हैं कि आईएएस ऑफिसर आपके सामने फाइल लेकर खड़े रहते हैं। आप तो मंत्री भी नहीं है, आईएएस ऑफिसर क्यों आपके पास खड़े रहते हैं? ऐसा नहीं लगता कि संविधान के खिलाफ है ये बात भी? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन की सरकार है, तो मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हूँ, अपनी पार्टी के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ, और उत्तर प्रदेश में की प्रभारी के साथ साथ मैं मेंबर पार्लियामेंट भी हूँ। तो जब हमारी गठबंधन की सरकार है और मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूँ, तो यदि कोई अधिकारी गलत काम करता है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उससे पूछताछ भी कर सकूं। आपको लगता है कि धीरे धीरे पार्टी आपके कब्जे में आ रही है और आप नंबर 1 नेता हो सकती हैं आगे इसकी? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह बात जरूरी है कि मान्यवर कांशीराम जी ने तो अपने बाद मुझे दूसरे नंबर पे तैयार किया है, पार्टी का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बनाया। उनकी दिल्ली भी तमन्ना है कि मेरे बाद मायावती इस मिशन को संभाले। आपकी क्या प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है कभी जिंदगी में? मैं तो कभी
ये इच्छा बनने के ऊपर ज्यादा मैं विश्वास नहीं रखती। नहीं, जैसे आईएएस बनने का आपका बड़ा मन था, तो प्रधानमंत्री बनने का मन ही नहीं होता? मैं आपको बताया ना कि जब मैं मेहनत और लगन के साथ लगी रहूंगी तो दलित शोषित समाज के लोग मुझे जरूर उस कुर्सी पर ले जाएंगे। आपको इंदिरा गांधी की तरह की राजनीति पसंद है? नहीं, मुझे इंदिरा गांधी की तरह की राजनीति पसंद नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी गांधीवादी थी, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। बीएसपी की इस फायर ब्रांड महिला नेता की एक सिफत है, या तो लोग उनके घनघोर विरोधी हैं या उनके घनघोर समर्थक। वैसे तो ऐसे लोगों की एक लंबी सूची है, लेकिन हमने उनमें से कुछ से बात की है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजनीति की सफेद चादर पर जैसे कोई दाग लग जाए, मायावती जी ने जो कुछ अभी तक किया कुछ वैसे ही है। प्रमोद तिवारी इतना लालची है कि उसने अपनी पार्टी के डिसिप्लिन को तोड़कर तो सरकार के उन्होंने फायदे प्राप्त किए, और जो एक मिनिस्ट्री का दर्जा था तो वो भी उसने हासिल किया। मतलब तो मैं समझती हूँ कि उससे बड़ी तो मैं जो मेरे बारे में एलिगेशन लगा रहा उससे ज्यादा तो मैं नहीं हूँ। हम मायावती को नेता ही नहीं मानते तो उस पर हम क्यों कमेंट करेंगे। माइनस काशीराम जीरो है वो सब जीरो बल्ब है। कहीं से स्विच जहाँ होता है ना, स्विच को आप ऑन कीजिए, ऑफ कीजिएगा ना, कि बल्ब को देखते रहिएगा। रामविलास पासवान जो मेरे बारे में कहते कि भी मैं मायावती को नेता मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसके बारे में तो हरिद्वार में जो 1987 में बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा की सीट पर, तो हरिद्वार की जनता ने बता दिया कि मायावती बड़ी नेता है या श्री रामविलास पासवान बड़ा नेता है। श्री रामविलास पासवान की शादी एक अनुसूचित जाति की लड़की के साथ हुई थी, तो जब वो बड़ा नेता बन गया तो उसने अपने समाज की, अपनी बिरादरी की लड़की को छोड़कर उसने हाई कास्ट की औरत से शादी कर ली। तो जो रामविलास पासवान अपनी बिरादरी की लड़की का हितैषी नहीं हो सकता, वो समाज का हितैषी क्या होगा। मायावती के बारे में मैं कुछ कहूं, मैं उसमें अपनी प्रतिष्ठा नहीं तौहीनी मानता हूं। वो राजनीति में है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार उनका है, हम नहीं समझते किसी सभ्य राजनीति के माहौल में वो राजनीति करने के लायक है। एनडी तिवारी हो या के तिवारी हो या प्रमोद तिवारी हो, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बटे हैं। मायावती को राजनीति की दृष्टि से हम एक बहुत बहादुर महिला मानते हैं, जिन्होंने खुल करके और गरीबों की बात कही, और कहीं भी उन्होंने वोट की परवाह नहीं की है, स्वार्थ की परवाह नहीं की। एकदम स्पष्टवादिता और अन्याय के प्रति घृणा, अन्याय के प्रति घृणा और अन्याय को उजागर करने की क्षमता, इतना मैंने पाया है। मायावती सही माने में ना तो नेता है, ना तो नेतृत्व के गुण है, और मैं समझता हूं कि कांशीराम उसको जबरदस्ती आगे बढ़ा रहे हैं, और अकल न होने के नाते ही वो कांशीराम का हथियार बनकर के काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि जैसे अगर ये मायावती को कांशीराम निकाल दे तो कांशीराम और उनकी बहुजन समाज पार्टी को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जिनके साथ मिलकर मूवमेंट को बनाना है, मूवमेंट को चलाना है, तो वो रिलेशनशिप में वो एक डोमिनेंट सा रोल अदा करना चाहती है। तो इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि उनको जो विलिंग कोऑपरेशन है, जो अपने अंदर की आवाज से जो साथी हैं, जो कोलीग हैं, मिलकर काम करते हैं, तो उसमें कमी आ जाती है। अगर वो चीज दूर हो जाए तो उसमें बड़ा भारी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब हम मायावती की पर्सनालिटी के
अन्य और दिलचस्प पहलुओं पर नजर डालेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए एक ब्रेक के बाद। पप्पी दो बुआ को, चलो जल्दी करो। नहीं, और देखो फोटो आएगा फिर। पप्पी दो बुआ को, जल्दी दो, जल्दी 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 बुआ को देंगे। फ्रॉम द चाइल्डहुड इसको बोलने का, स्पीच देने का, सुनने का बहुत शौक था और इसी वजह से इसका रुझान रहा कि मैं स्टेज पे बोलूं। हम सलाह देते थे कि इस तौर से बोलो, कि कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना, क्योंकि हमें मालूम था कि ये आगे चल के ये लीडर भी बन सकती है। एक दफे जब हम घर से यानी अपने दिल्ली में आए हुए थे तो ये 2-2.5 वर्ष की थी, 2 वर्ष की। तो मैं एक वो लाया सामान खाने के लिए, केले, और वो केले लाके मैंने इनको सबको दे दिया, अपने पिताजी को, इनकी मम्मी को, इसको, इसकी बड़ी बहन को। जब दे दिया उसके बाद इसने अपने आप वो जो बचे केले उनमें से वो भी खा लिए और कहा कि मैं चाचा जी डाकू बन गया हूं। मैं ये नहीं बदला कि मैंने केले खा लिए। मैं बोले भाई मैंने शायद मजाक कर रही है, बच्चा ही तो यूं कहे मैं डाकू हो गया हूं। जब हमने सुबह वो बोले सुबह हम खाएंगे वो केले, जब हमने सुबह खाया हम बोले वो केले खाएं तो कहने लगे वो तो मैंने रात ही खा लिया, इसलिए मैंने कहा कि मैं डाकू बन गया। तो परिवार के लिए आपने कुछ किया राजनीति में? आप यहाँ तक मैं आपको बताया ना, यदि मुझे अपने रिश्ते नातों और परिवार के लिए कुछ करना होता तो फिर मुझे शादी करके अपनी गृहस्थ बना लेनी चाहिए थी। आपने शादी क्यों नहीं की? मैं ये महसूस करती थी कि ये जो सामाजिक जो काम है, सामाजिक जो जिस परिवर्तन के हम लोग लड़ाई लड़े हैं, तो ये इतना कठिन काम है। यदि मैं गृहस्थ में चली गई या शादी विवाह के चक्कर में पड़ गई तो जिस मेहनत और लगन के साथ मैं अपने लोगों को मंजिल पर पहुंचाना चाहती हूँ, वो मैं उस मेहनत और लगन के साथ मैं लोगों को मंजिल पर नहीं पहुंचा पाऊंगी। अब तो काफी खड़ा कर लिया, अब शादी अभी नहीं खड़ा हुआ। अभी जब तक सेंट्रल की सरकार हमारे हाथ में नहीं आएगी, प्रदेशों की सरकार हमारे हाथ में नहीं आएगी, तो जब तक किधर पूरा हुआ है। केंद्र सरकार की सरकार आने के बाद शादी करेंगे? अगर नहीं, शादी देखो, शादी कोई जरूरी है? ये कोई राजनीति का कोई अंग है? ये तो आदमी की अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। कोई आदमी जो है, मैं ये शादी विवाह के चक्कर में मैं आपको क्यों बताया, मैं जिद्दी किस्म की लड़की हूँ। मायावती की लाइफ स्टाइल का जहां तक सवाल है, समझ में नहीं आता है कि क्या कहा जाए। गरीबों की एक छोटी सी बस्ती से जिंदगी शुरू करके आज वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोठी में है और एक अच्छी जिंदगी जीने की उनमें ललक है। उन्हें बागवानी का बहुत शौक है और साथ ही अच्छी गाड़ियों में घूमने का भी। दिल्ली की एक गरीब बस्ती में पली बढ़ी मायावती अब एक शानदार जिंदगी जी रही हैं। वे अभी तक अविवाहित हैं और कांचीराम के साथ एक ही सरकारी बंगले में रहती हैं। ये कांशीराम जी से और आपका क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? मान्यवर कांशीराम जी और मेरा जो रिश्ता है एक गुरु और एक शिष्य की तरह है। जैसे आप उन्हीं के घर में रहती हैं? ऐसा है। मान्यवर कांशीराम जी तो बाद में मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, पहले मैं मेंबर पार्लियामेंट। वो आपके घर में रहते हैं? तो उधर दफ्तर भी था मान्यवर कांशीराम, वो पार्टी का ऑफिस भी था और उधर वो रहते भी थे। मतलब और ना मायावती कभी दिल्ली में रहती, ना मान्यवर कांशीराम जी रहते, हम तो घूमते रहते हैं। ये पॉलिटिक्स के अलावा जो टाइम बचता है उसमें क्या करती हैं? नहीं, मैं पॉलिटिक्स के अलावा जो टाइम बचता तो वो भी मैं टाइम, पहली बात हमारे पास बचता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी। हमारे पास जो भी टाइम बचता तो फिर और आगे की प्लानिंग के बारे में सोच लेते हैं। पॉलिटिक्स के अलावा भी कोई शौक है आपका? हाँ, थोड़ा घना शौक है मुझे गार्डनिंग का। नेचर से मुझे बहुत प्यार है।
कभी कभी खाना ना बनाने का मन नहीं होता आपको कि किचन में जाएं खाना बनाएं? ऐसा है, वैसे मुझे खाना तो बहुत अच्छा बनाना आता है, तो लेकिन मैं आपको बताया ना कि यदि मैं खाना बनाने में अपना समय खर्च करूंगी तो उतना समय यदि मैं समाज पे लगा दूं तो समाज को ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। सब बढ़िया चल रहा है? अधिकारी ठीक है? अधिकारी ठीक है? ना अभी कोई बात नहीं, किसी को वैसे भी तंग नहीं करना चाहिए, रिटायर होने वाला है ना वो। अब तो मेरे ख्याल उसके 2-3 महीने रह गए होंगे। उसने मेरे से ये रिक्वेस्ट किया कि बहन जी पता नहीं मैं किधर जाऊंगा, मैं जनवरी में रिटायर होने वाला हूँ, तो फिर मैंने उसका ट्रांसफर कैंसिल कराया। तो ये हमारे पूरे परिवार को बिल्कुल मारने के लिए तो हम सोचते हैं हमारे चलो छोड़ो, तो ऐसे आप लोग गीदड़ बन के रहोगे तो काम कैसे चलेगा है? तो जब आपके परिवार के लोगों को लोग मार रहे हैं तो आपके पीछे समाज खड़ा होना चाहिए ना। कुछ तो निजी दुख दर्द होंगे, वो किसके साथ आप बांटती हैं? यदि मेरे को कोई तकलीफ होती है, बीमारी होती है तो डॉक्टर को बोल देती हूँ दवा दे दो मतलब, और बाकी समय मेरा मिशन में लगता है। लेकिन कभी कभी आपको अकेलापन नहीं महसूस होता? अकेलापन उसको महसूस होगा तो जिसकी मेहनत और लगन में कुछ दोगला रवैया होगा। जिसकी मेहनत और लगन सच्ची तमन्ना से नहीं होगी उसको महसूस होगा, क्योंकि हम ये जो दलित शोषित समाज को तैयार करना ये बच्चों का खेल नहीं है, बहुत कठिन काम है। तो मेरा आने का मकसद भी एक साथ ही फिर 2 काम हो जाएंगे। जो मैं हर महीने मीटिंग लेती हूँ तो वो भी हो जाएगा, दूसरा बिहार के मामले में भी मुझे फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो ये जो राजनीतिक क्षेत्र में जो अभी तब्दीली कुछ हो रही है, चहल पहल हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखकर यह अचानक प्रोग्राम बनाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो समर्थन वापस लिया है तो उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है। हेलो, हाँ जय जी, हाँ बोलो। अच्छा हो गए, ऑर्डर आ गए? पॉलिटिकल कैरियर, परिवार, रहन सहन, शौक और लोगों की राय, मायावती के व्यक्तित्व के ये तमाम पहलू हमने देखे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है उनका विवादों में घिरा रहना। क्या उनके इर्द गिर्द ये विवाद अनायास आ जाते हैं या खुद को पॉपुलर करने के लिए वो ऐसे हथकंडे का इस्तेमाल करती हैं कि कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए? तो आइए उनके साथ जुड़े विवादों पर एक बेबाक नजर डालें, मगर ब्रेक के बाद। कौन से गांधी जी के अधूरे सपनों को किस गांधी जी ने इस देश के अंदर सड़ी गली मनुवादी व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए पूरी कोशिश की। गांधी जी चाहते थे कि मनुवादी व्यवस्था के आधार पर जातिवाद बना रहे, छुआछूत बना रहे और छोटे लोग अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सके। कुमारी मायावती से जुड़ी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है उनका महात्मा गांधी को भला बुरा कहना। इसलिए बाकी राजनीतिक दल उनके पीछे पड़े हुए हैं, पर वह आज भी गांधी के बेहद खिलाफ हैं। विचारों पर कोई रोक, जनतंत्र है यहाँ। लेकिन अब महात्मा जी जैसे व्यक्ति पर जिन शब्दों का प्रयोग वो करती रही हैं महात्मा जी के लिए, इस देश के करोड़ों करोड़ लोग, इस देश ही नहीं दुनिया की, हम समझते हैं दुनिया के करोड़ों लोगों के भावनाओं को आहत करना ये राजनीति नहीं है। जिस तरह से उनके बयानात महात्मा गांधी जी के लिए या राष्ट्र के शीर्ष नेताओं के लिए सुनता हूं, मुझे बहुत पीड़ा और तकलीफ होती है। किसी को जिसने आजादी की लड़ाई में कुछ न किया हो, जिसका देश के निर्माण में कोई योगदान न हो, उसे कोई अधिकार नहीं है कि उन महापुरुषों के खिलाफ ऐसी वाणी का प्रयोग करे। ये उनकी असंसदीय परंपराओं को ही दर्शाता है। ये गांधी जी के ऊपर जब कंट्रोवर्सी हमारी सरकार बनने के बाद जब ये शुरू हुई तो मैंने प्रेस मीडिया के लोगों को भी ये कहा था कि गांधी जी के चेले जो ये कहते हैं कि शूद्रों को गांधी जी ने, हरिजन एक अच्छा नाम दिया, ईश्वर के जन का है, तो मैंने ये कहा था प्रेस मीडिया के लोगों को कि यदि गांधी जी ने हमारे लोगों को ईश्वर के जन का है, ईश्वर के इंसान का है,
तो हमारे लोगों को छोड़कर तो क्या ब्राह्मण बनिया ठाकुर या क्या ये शैतान जन है या किसी शैतान की औलाद है? मतलब बयान भी बहुत बढ़िया दिया बहन जी ने, बहुत बढ़िया बयान दिया। उनका कहना है कि यहाँ दो तरह विचारधारा है, एक गांधीवाद और दूसरा अम्बेडकरवाद। देखिए ऐसा है, इतिहास से छेड़छाड़ तब करनी चाहिए जब उसकी पूरी समझ हो। आधी समझ से पूरे इतिहास को उधेड़ने की कोशिश कोई आदमी करेगा तो नुकसान होगा। गांधी जी को आपने पढ़ा है सचमुच या उनके विचारों को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के और ऐसे ही उनको गालियां देनी शुरू कर दी? मैं गांधी जी को कभी गाली मैं नहीं दी, ना मैं गांधी के खिलाफ हूँ, मैं गांधीवाद के खिलाफ हूँ। जो गांधी जी की विचारधारा थी वो दलित शोषित समाज के हित में नहीं है, क्योंकि गांधी जी जबरदस्त वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। और वर्ण हरिजन का लफ्ज मेरे से इस्तेमाल मत करो, नहीं तो फिर मैं आपको भी सीधा सीधा सुना दूंगी सर। अब मायावती के विरोधी उन्हें तानाशाह तक कहते हैं। उनका मानना है कि उनकी नजर जिस पर टेढ़ी हो जाए उसे मंत्री से संतरी बनाने में देर नहीं लगती है। मायावती तो वो हाथी है, पोरस की हाथी, पोरस की हाथी जिसने अपनी सेना को रौंदने का काम किया था। तो मायावती बहुजन समाज पार्टी कांशीराम की वो हाथी है जो अपनी बहुजन समाज पार्टी की सेना को ही रौंदने का काम कर रही है। कहते हैं कि जो तानाशाही की प्रवृत्ति आपके अंदर है उसकी वजह ये कि काशीराम जी ने आपको सिर पर चढ़ा रखा है कि आप पार्टी को पूरी जेब में रखना चाहती हैं। ऐसा है। और जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं उनको टिकने नहीं देती, निकाल देती या निकलवा देती हैं। और काशीराम जी आपकी मुट्ठी में रहते हैं और जो चाहते हैं आप फैसले करवा लेते हैं। और आपका एक डिक्टेटर का रवैया है। ऐसा तो आप लोग यही चाहते हैं कि दलित शोषित समाज में गीदड़ी पैदा हो? आप यही चाहते हैं कि दलित शोषित समाज में गीदड़ पैदा हो? तो मायावती बहुत स्पष्टवादी है, तो इधर उधर की बात ना करके वो सीधा कह देती है, तो कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है। जहां तक डांटने का और ये जो स्टेशन के फोटो छापने का सवाल है और उसको लिखने का, मैंने आपको बताया है जो मनुवादी प्रेस मीडिया के लोग हैं उनका काम हमेशा उल्टा काम करना होता है। एक तरफ तो वो खुद ही मनुवादी परंपरा का विरोध करती हैं और दूसरी तरफ एक मनुवादी मायावती संस्करण के रूप में वो प्रस्तुत करती है। जैसे मैंने सुना है कि अकेले वो कुर्सी पे बैठती, कोई मंत्री या कोई वरिष्ठ आदमी उनके सामने कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। मायावती मंत्रियों को जमीन पर बैठाती थी, सचिव कुर्सी पर बैठता था। मायावती मंत्रियों से अपना पैर छुआती थी, लोग छूते थे। मैंने जमीन पर बैठने से इनकार कर दिया और पैर छूने से इनकार किया। मैंने कहा मैं मुसलमान हूं, मेरे यहाँ पैर छूने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। तो एक टकराव की बातें भी हुई। कहा जाता है कि आप जब जाती हैं लखनऊ तो आपके मंत्री जो हैं जमीन पर बैठते हैं, उनकी हैसियत चपरासी से ज्यादा नहीं होती है और वो आगे पीछे आपके घूमते हैं, आप उनको डांटती हैं, उनके साथ बुरा सलूक करती हैं। ऐसा है, जो हमारे मंत्री हैं वो मुझे अपना बहन मान के चलते हैं। मुझे वो उम्र के हिसाब से नहीं, काबिलियत के हिसाब से वो मुझे अपनी बड़ी बहन मान के चलते हैं। और वो जो नीचे भी बैठते हैं तो एक भाई की हैसियत से बैठते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हैं, लेकिन मायावती की इस सरकार में जितनी चलती है उसे देखकर लोगों ने उन्हें सुपर चीफ मिनिस्टर कहना शुरू कर दिया है। तो बादलपुर के लोगों ने सोचा कि जब हमारे गांव की बेटी उत्तर प्रदेश की सुपर चीफ मिनिस्टर है, अखबारों को पढ़कर सोचा इनके मुंह में पानी आया। आपको नहीं लगता कि आप सुपर चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं नहीं कहती कि मैं उत्तर प्रदेश की सुपर चीफ मिनिस्टर हूँ। तो मेरे बारे में कौन कहते हैं? जो मनुवादी प्रेस मीडिया के लोग हैं तो वो मेरे बारे में लिखते हैं कि मायावती उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है। आपको नहीं लगता कि सारे अफसर जब चारों तरफ चक्कर लगाते और सरकार? ऐसा नहीं, तो मैं एक ईमानदार हूँ, मेहनती लड़की हूँ। मतलब यदि हमारी सरकार में कोई जुर्म जाती हुई है
और जुल्म जाति करने वाले के खिलाफ यदि एक्शन लेने में ढीलापन रवैया अपनाया गया है तो हमने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया, चाहे तो वो अधिकारी हो, तो चाहे वो मंत्रीगण क्यों ना हो, चाहे वो जालिमी क्यों ना हो। लेकिन कहते हैं कि कुछ ज्यादा ही एक्शन ले लिया गया, छोटी छोटी बातों में। ऐसा कोई नहीं, तो मैं कोई ज्यादा कह रहा, कभी एक्शन मैं नहीं दिलवाती। मायावती पर छोटी छोटी बात पर वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले करवा देने के आरोप हैं। पिछले दिनों जब वह उत्तर प्रदेश स्थित अपने पैतृक गांव बादलपुर जा रही थीं, तो उनका मार्गदर्शन कर रही पुलिस गाड़ी का ड्राइवर रास्ता भटक गया। दूसरे ही दिन इस गलती की सजा जिले के एसएसपी को मिली और उनका तबादला हो गया। प्रदेश में ऐसे कई किस्से मशहूर हैं। एक ड्राइवर आपको गलत मिल गया गाजियाबाद में, तो एक एसएसपी आपने हटवा दिया इस बात। मैं आपको ये ड्राइवर रास्ता भूल गया था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब अलीगढ़ जिले में तो नवंबर के महीने में सुल कास्ट की महिलाओं के साथ जब बलात्कार की घटना घटी और उसमें मुझे सुल कास्ट के एसएसपी का जो रोल है वो कुछ ढीलापन नजर आया, उसका रवैया ढीलापन नजर आया, तो मैंने खुद मुख्यमंत्री को कहकर मैंने उसको ये नहीं देखा कि अलीगढ़ का एसएसपी मेरी कम्युनिटी का है, मेरी जाति का है, तो उस समय मैंने उसको एक अधिकारी की हैसियत से देखा और मैंने खुद मुख्यमंत्री को कहा कि एसएसपी को सस्पेंड करना चाहिए। तो जब मैं अपनी बिरादरी के एसएसपी को नहीं छोड़ सकती तो गाजियाबाद के एसएसपी को तो ढीलेपन रवैये के कारण मैं कैसे उसको बख्श दूंगी। ये आरोप है कि मायावती आपकी सरकार के लिए वॉच डॉग की भूमिका में रहती हैं और जगह जगह हस्तक्षेप करती हैं। कहीं हस्तक्षेप नहीं करती हैं, निगाह नहीं रखती हैं आपकी सरकार पे। तो सरकार पर निगाह रखना तो उनका अधिकार है, उनकी सरकार है। दबाव ऐसा नहीं है कि साझा सरकारों में एक दल दूसरे दल पे अनियत न डालता आया हो या आगे नहीं डालेगा, मगर यहाँ कोशिश इस बात की थी कि दबाव डाला भी जाए और ये बताया भी जाए कि हम दबाव डाल रहे हैं। वो दबाव देते ही नहीं, वो तो सही राय देते हैं। राय देना दबाव होता है क्या? जिसकी सरकार हो, अब ये तो आपको मीडिया को समझना चाहिए, जिसकी सरकार है और सरकार में राय नहीं देगी तो सरकार कैसे चलेगी? काशीराम जी से मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इतना नहीं डरते हैं जितना आपसे डरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, अभी लोगों की अपनी अपनी सोच हो सकती है। जब वो मेरे से ज्यादा हमारे प्रेसिडेंट से भी डरते हैं। पिछले दिनों जब एक रैली की थी आपने लखनऊ में और उस समय लग रहा था कि आप सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगी, तो लोग कहते थे कि उस समय जो लोग ये कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री केवल आपसे डरते हैं, मान्यवर काशीराम जी से नहीं, तो उस समय तो आप खुद देखते कि मुख्यमंत्री तो मेरे साथ साथ वो मान्यवर काशीराम जी से भी कितने भयभीत थे। उनका गुस्सा उन्होंने शायद पहली बार देखा होगा। इसलिए कि आपने तेवर दिखाए थे ना। नहीं, तेवर नहीं, जो गलत बात है तो उसको तो हम गलत ही कहते हैं।